हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। माय नेम इज मोहम्मद इदू हुसैन और आप देख रहे हैं एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल द बियॉन्ड कॉन्सेप्ट। तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मास। यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी में दिया गया है रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन। इन तीनों रेडिएशन में किसका सबसे ज्यादा मास होता है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं ताकि ये जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ है कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि मेरे पास अल्फा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है और मेरे पास गामा रेडिएशन है। तो ये रेडिएशन है, इसमें आखिर कौन सा पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, पार्टिकल्स, और कौन कौन सा पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उसका क्या मास होता है और क्या चार्ज होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो ये तीन रेडिएशन है मेरे पास, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन क्या है? अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स कुछ नहीं है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। He2+ न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है ये। और गामा पार्टिकल्स क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैग्नेटिक वेव। तो यहां से एक अलग अलग क्वेश्चन भी बन जाता है कि अल्फा पार्टिकल्स है आखिर क्या? हीलियम न्यूक्लियस है। बीटा पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और गामा पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आखिर इसका मास कितना होता है? इसका मास होता है इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन ही है, और मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यानी गामा पार्टिकल्स का यहाँ पे कोई मास नहीं होता है, मास 0 होता है। और जितना इस इलेक्ट्रॉन का मास होता है उतना ही मास क्या होगा? बीटा पार्टिकल्स का होगा। और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जितना मास होगा उतना ही मास कितना होगा? इस अल्फा पार्टिकल्स का मास होगा। तो इस अल्फा पार्टिकल्स का मास क्या होता है? काफी हाई होता है, हेवी मास होता है। उसके मुकाबले में ये काफी लो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का काफी कम मास होता है, और इसका मास क्या होता है? काफी 0 होता है। तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस रेडिएशन का सबसे ज्यादा मास होता है। तो हेवी मास किसका होता है? अल्फा का। उसके बाद किसका होता है? बीटा। और 0 मास किसका होता है? गामा पार्टिकल्स का। तो ऑप्शन ए में है अल्फा पार्टिकल्स ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स ग्रेटर देन गामा पार्टिकल्स। तो ऑप्शन ए ही क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे बीटा दिया गया सबसे पहले, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे गामा पार्टिकल्स दिया है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा मास के लिए। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स, फिर उसके बाद बीटा होना चाहिए, गामा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां से हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट था कि ये अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियस है, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है और गामा पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और चार्ज कितना होता है? इसका चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज +2 होता है, बीटा पार्टिकल्स का चार्ज -1 होता है और गामा पार्टिकल्स का चार्ज कितना होता है? 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा ताकि यहां से भी क्वेश्चंस बनता है। अल्फा, बीटा और गामा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं आयोनाइजिंग पावर, यानी अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर किसका होता है। तो आयोनाइजिंग पावर कैसे याद रखिएगा? आयोनाइजिंग पावर याद रखने का तरीका क्या है? जितना ज्यादा मास आयोनाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा। जिसका जितना मास होगा आयोनाइजिंग पावर उसका उतना ही होगा। तो मास सबसे ज्यादा किसका है? अल्फा पार्टिकल, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर अल्फा का होगा। उसके बाद किसका है? बीटा। उसके बाद क्या है? गामा। तो आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका है? अल्फा, उसके बाद बीटा और उसके बाद गामा। एक क्वेश्चन बनता है यहां पे पेनेट्रेटिंग पावर। और पेनेट्रेटिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होगा? जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका पेनेट्रेटिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब स्पीड किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा स्पीड किसका ज्यादा होगा? जिसका मास कम होगा। जो कम हल्का होगा उसका ही रफ्तार ज्यादा होगा। तो सबसे कम मास किसका है? गामा पार्टिकल्स का।
सबसे कम मास यानी जीरो मास किसका है? गामा पार्टिकल्स का। यानी ये काफी हल्का है, और काफी हल्का होगा तो इसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। उसी हिसाब से सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका हो जाएगा? गामा का। उसके बाद किसका होगा? बीटा का। उसके बाद किसका होगा? अल्फा का। ये याद रखने का तरीका। स्पीड भी, स्पीड का अगर आप लोग देखेंगे ऑर्डर, तो स्पीड का भी, वेलोसिटी का भी ऑर्डर क्या होगा? यही ऑर्डर होगा। जो पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर वही वेलोसिटी का ऑर्डर, गामा, बीटा, अल्फा। तो यहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। या तो ये चारों में से ये जो मैंने अभी बताया आपको, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। या तो आयोनाइजिंग पावर के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, या तो पेनिट्रेटिंग पावर के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, या तो बोलेगा कि इसका स्पीड कितना होता है। सबसे ज्यादा स्पीड कितना होता है? किसका होता है? वो होता है गामा पार्टिकल्स, फिर बीटा पार्टिकल्स, उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स। जिसका सबसे ज्यादा स्पीड उसी का सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर। और आयोनाइजिंग पावर कैसे याद रखिएगा? जिसका सबसे ज्यादा मास उसी का सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर। ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। तो इस हिसाब से मास के लिए बोला गया था, तो मास के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर इसको उतारना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी उतार लीजिए, ताकि मैं इसको मिटाऊं और क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। उतार लिया आप लोग? 1 2 3। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व, 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एलिमेंट, कितना पेयर्स एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल could not be arranged in order of increasing atomic mass। आप लोग ये जानते हैं कि जो मेंडलीव साइंटिस्ट चचा थे, मेंडलीव चचा जो थे, वो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में सजाया था। ये जो मेंडलीव चचा थे, उन्होंने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किस हिसाब से सजाया था? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक मास है, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से मेंडल चचा ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सजाया था। तो ये क्वेश्चन ये है कि कितना पेयर एलिमेंट्स को मेंडलीव साहब ने उस पीरियोडिक टेबल में सजा नहीं पाया था, अरेंज नहीं कर पाया था। वो कितना पेयर? वो 3 पेयर्स था। कितना पेयर पूछ रहा है? वो 3 पेयर्स था। 3 पेयर्स, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 3 पेयर्स। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा पेयर ऑफ एलिमेंट है जिसको मेंडल ने पीरियोडिक टेबल में सजा नहीं पाया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। सबसे पहला जो पेयर है, वो है सबसे पहला पेयर जिसका नाम है, सबसे पहला पेयर जो है दूसरा पेयर, और ये मेंडलीव साहब यहां पे फंस चुके थे। यहां पे ये 3 पेयर एलिमेंट था जिसको वो पीरियोडिक टेबल में सजा नहीं पा रहे थे। तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि कितना पेयर एलिमेंट था जिसको मेंडल साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल में सजा नहीं पाया था? तो वो था 3 पेयर। और वो 3 पेयर क्या क्या था मैंने आपको बता दिया, आर्गन, पोटासियम, कोबाल्ट, निकल, टेलोरियम और आयोडीन। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, if 20 ml of hydrogen gas is produced at the cathode, the volume of oxygen gas produced at the anode will be। तो यहां पे है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो क्वेश्चन हलवा है। अगर क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन क्या है? काफी हलवा है। चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? एक होता है कैथोड एक तरफ और एक होता है एनोड, और इन दोनों को हम क्या करते हैं? एक बैटरी से इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। इसको हम लोग प्लस माइनस बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं। एक होता है कैथोड, मान लो कि ये क्या है? कैथोड, और ये क्या है? एनोड। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे वाटर है, पानी है यहाँ पे, और पानी में कुछ एसिड है, इसीलिए कहा गया है कि एसिडिफाइड वाटर। यहाँ पे क्या है? H2O है। जब इसके इस
बीकर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, सर्किट कंप्लीट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है H2O को तोड़ देता है, किसमें? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो हाइड्रोजन गैस हमको कहां मिलता है? हाइड्रोजन गैस हमको मिलता है कैथोड में। कैथोड में हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है और एनोड में हमको ऑक्सीजन गैस मिलता है। इस तरफ मान लो कैथोड है तो ये यहाँ पे कैथोड लिख देते हैं और ऑक्सीजन हमको एनोड में मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग ना बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। अगर इसमें देखेंगे इस तरफ कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। इस तरफ कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। इस तरफ देख लेंगे कितना ऑक्सीजन का एटम है? 2। इस तरफ देखेंगे कितना एटम है ऑक्सीजन का? 1 ही है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अगर 2 से इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब देखिए इस तरफ कितना हाइड्रोजन का एटम हो गया? 4। इधर कितना है? 2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन का एटम हो गया। इधर कितना ऑक्सीजन हो गया? 2 एटम। इधर कितना ऑक्सीजन का एटम है? 2 एटम। अब यहां पे हम लोग देखेंगे जब पानी टूट रहा है तो कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस बन रहा है और कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस बन रहा है। यहां वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और रेशियो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे कितना बन रहा है इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो देखो हाइड्रोजन कितना, कोफिशिएंट कितना है? 2 और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। यानी किस रेशियो में बन रहा है? अगर हाइड्रोजन गैस का 2 वॉल्यूम बनता है उसी जगह पे ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम बनता है? 1 वॉल्यूम बनता है। यानी जितना हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम बनेगा, हाइड्रोजन गैस का जितना वॉल्यूम बनेगा उसका आधा क्या बनेगा? ऑक्सीजन का वॉल्यूम बनेगा। तो कॉन्सेप्ट यहां पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर इलेक्ट्रोलिसिस में 20 ml हाइड्रोजन गैस बनता है कैथोड में तो ऑक्सीजन गैस कितना बनेगा? अगर यहां पे ये 2 है तो इसका आधा है, अगर यहां अगर 20 कर देंगे तो इसका आधा कितना होगा? 10 होगा। यानी आधा होना चाहिए। तो अगर ये 20 ml बनता है हाइड्रोजन गैस तो ऑक्सीजन गैस कितना बनना चाहिए? 10 ml बनना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 5 ml ये गलत है, या बी में ऑप्शन में 10 ml ये सही है। ये 20 का 20 दिया गया ये गलत है और ये 40 ml है यहाँ पे गलत है। कॉन्सेप्ट रेशियो के ऊपर था कि यहाँ पे अगर ये रिएक्शन आपको आता है कि रेशियो 2:1 होता है, जितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा उसका आधा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। 20 है तो 10, 40 है तो 20, यहाँ पे 30 है तो 15। अब यहाँ पे क्वेश्चन में फिर उल्टा कर सकता है, आपको कह देगा कि अगर ऑक्सीजन गैस 20 ml बनता है तो हाइड्रोजन गैस कितना बनेगा? तो ऑक्सीजन अगर 20 है तो हाइड्रोजन का डबल होता है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन बना करके ले जाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इन सभी को, ये जितना है सबको मिटा रहा हूं। जो नहीं उतारे हैं उतार लीजिए फटाफट, जल्दी से। अगला कॉन्सेप्ट है हाइड्रोकार्बन। आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन, मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूं आपको हाइड्रोकार्बन का। यह है हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होता है। मेनली 2 एलिमेंट होता है, और भी एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नीचे में ऑप्शन में कौन है? तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये कैसे पहचानेंगे? चलिए हम लोग पढ़े हैं, एक पढ़े हैं अल्केन, हाइड्रोकार्बन में पढ़े हैं अल्केन, एक पढ़े हैं अल्कीन और एक पढ़े हैं अल्काइन। क्या पढ़े हैं? अल्काइन। अल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और अल्काइन के में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। यानी ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड और ये क्या है? सैचुरेटेड। अब जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया गया है आप पहचान लेंगे वो क्या है? अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ये जो अल्केन है ये सैचुरेटेड हो गया और ये दोनों क्या है?
अनसैचुरेटेड हो गया। तो जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन +2, जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन +2। ये अल्कीन का देखते हैं, जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। इस अल्काइन का देखते हैं, जितना कार्बन हाइड्रोजन का डबल करके -2 कर देंगे, जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन करके 2 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अल्काइन। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, एक कार्बन, एक का डबल करो तो यहाँ पे क्या है 2, 2 का डबल कितना है 4, यानी एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे मिलाइए, एक कार्बन है और एक का क्या है 2 है, 2 को 2 से 2 जोड़ा गया तब 4 आया है यहाँ पे, यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। पहली बात तो यहाँ पे कार्बन कार्बन है ही नहीं, एक कार्बन है तो ये अल्केन ग्रुप ही है, और ये कौन सा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, और हमको सैचुरेटेड पहचानने के लिए बोला था, ये है मीथेन। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा बॉन्ड है, 2 कार्बन, कार्बन का डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, यानी ये अल्कीन है। इसका मतलब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। ये देख रहा है, जितना कार्बन उससे डबल करो तो 4 होना चाहिए हाइड्रोजन, 4 से 2 घटा दोगे तो 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे देखो, डबल का कार्बन का डबल करके -2 करोगे तो जो आएगा वो है अल्कीन, ये है अल्काइन है ये, ठीक है। तो ये अल्काइन की कौन सा है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये भी नहीं होगा ये ऑप्शन में, और नन ऑफ दिस। यहाँ पे सिंगल कार्बन था, डायरेक्ट आप कह सकते थे कि क्या है, अल्केन है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सिंपल, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड है। ये आपको जनरल फॉर्मूला मैंने बता दिया, सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है ये जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। अल्केन में जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन +2, अल्कीन में जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, अल्काइन में जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन करके -2। बहुत आसान है, आप खुद पहचान लेंगे कंपाउंड को देख करके ये क्या है, अल्केन है या अल्कीन है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, यहाँ पे दे रहा हूं मैं ये C3H8, आपको बताना है ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन का डबल करो 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, यानी जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन +2 कौन सा है, अल्केन है, ये सैचुरेटेड है। अगर मैं आपको इस तरह से दूं 3 और 6, जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, इसका मतलब ये अल्कीन है। अगर मैं ऐसा करूं, जितना कार्बन डबल हाइड्रोजन और +2 घटा दूं मैं, तो ये हो जाएगा अल्काइन। बहुत आसान है पहचानने का, अगर जनरल फॉर्मूला आपको आता है तो आप कोई भी क्वेश्चंस को बना करके ले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है, तो आप इन सभी को रिवाइज करके जरूर जाएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग अगला, ये जिसको उतारना है उतार लो, बाकी मैं इसको मिटाने वाला हूं। 1 2 3 जल्दी जल्दी मिटाएंगे इसको हम। अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास है, एक क्वेश्चन है कि व्हेन एन आयरन नेल इज इमर्ज्ड इन ए ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अ कोटिंग ऑफ कॉपर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द इमर्ज्ड पार्ट, द रीजन इज। अगर कह रहा है कि मेरे पास क्या है, एक बीकर है, मेरे पास एक बीकर है, और इस बीकर में मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट CuSO4, और ये जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लू कलर का होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक आयरन नेल, यानी जिसको हम लोग आम भाषा में हम लोग इसको कहते हैं आयरन नेल, जिसको हम लोग जूली के नाम से जानते जाते हैं। ये आयरन का एक नेल डुबा देंगे इसके। होगा क्या, जैसे ही ये आयरन नेल इसके अंदर हम लोग डालेंगे, इमर्ज करेंगे, तो होगा क्या कि इस कलर, जो सॉल्यूशन है इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू से क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। क्यों? उसके बाद जैसे ही ये आयरन नेल को इस सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे, जो पार्ट इसके अंदर डूबा हुआ था उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखते हैं। ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, जैसे ही मैं इसमें आयरन मिलाता हूं Fe, ये आयरन है Fe, तो करता क्या है कि जो आयरन है ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, इसका ये काफी रिएक्टिव मेटल है, तो ये कॉपर को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, कहता भागो यहां से, मेरा जगह है, तुम हमसे कमजोर हो, मैं तुमसे ताकतवर हूं, तो इसका साथ तुम छोड़ो, इसके साथ मैं चिपकूंगा। ये कॉपर को हटाता है यहां से, आयरन और सल्फेट आपस में मिलता है और FeSO4 बनाता है, और कॉपर अकेला को छोड़ देता है।
ये कॉपर जैसे ही बाहर निकलता है, ये कॉपर आयरन के ऊपर जाके इस तरह से चिपक जाता है। कॉपर क्या होता है, इसके ऊपर चिपक जाता है। और कॉपर का कलर कैसा कर देता है, आयरन का कैसा कलर कर देता है, ब्राउन रेडिश कलर कर देता है। रेडिश ब्राउन कलर कर देता है। और जो कलर ये सॉल्यूशन था ब्लू, और ये FeSO4 की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि कॉपर डिस्प्लेस जो हुआ किसकी वजह से, आयरन की वजह से। अब ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन में कह रहा है कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आप कैसे याद रखेंगे, आपका मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका यह है कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, इसके बाद फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी प्लेटिनम। कैटरीना कैफ जो है वो कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, लेकिन उसको क्या मिल रहा है, सिल्वर ऑडी प्लेटिनियम मिल रहा है। याद करने का तरीका क्या है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, जो सबसे ज्यादा ऊपर में पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। ये सबसे नीचे में कौन है, प्लेटिनियम है। जो सबसे ज्यादा ऊपर में वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, कॉपर और आयरन। तो देखिए यहाँ पे जो आयरन है ये ऊपर है और कॉपर जो है वो नीचे है। तो जो ऊपर है वो रिएक्टिव है और जो नीचे है वो इससे कम रिएक्टिव है। ये ताकतवर ज्यादा है और ये कमजोर है। ये इसको कहीं से भी डिस्प्लेस कर सकता है किसी भी रिएक्शन में। तो ऑप्शन देखिए इसका रीजन क्या है, ऐसा रीजन हुआ क्या, द कॉपर इज अबव, कॉपर जो है ये ऊपर में है आयरन के मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। कॉपर ऊपर में है, ये तो गलत हो गया, आयरन ऊपर में है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कॉपर इज बिलो आयरन, कॉपर क्या है, नीचे है किसके, आयरन की, इन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, इसी वजह से रिएक्शन हुआ। तो ये क्या है, ऑप्शन सही है। कॉपर इज ए वोलेटाइल सब्सटेंस, ये गलत है, और ये नॉन ऑफ दिस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 क्या है कि कॉपर नीचे है आयरन के। इसको याद रखने का तरीका, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी प्लेटिनियम। याद करने का तरीका याद कर लो, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, यहाँ पे मिली में मरकरी होता है, और सिल्वर ऑडी प्लेटिनियम। जो सबसे ऊपर वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो सबसे नीचे वो कम रिएक्टिव। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, इसकी क्योंकि ये ताकतवर होता है और वो कमजोर होता है। इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन में ये जो कॉपर और आयरन के बीच जब रिएक्शन हुआ तो ये कॉपर कमजोर निकला आयरन से, तो ये कॉपर मार के भगाया इसको, चल भाग, ये भागा और आयरन उसका जगह को ले लिया। इसके साथ कॉपर था, अब आयरन हो गया। यहाँ पे कॉपर जो है बाहर निकल गया, तो कॉपर बाहर तो अकेला में रहेगा नहीं, वो आयरन के साथ, ये वाला आयरन के साथ चिपक गया और इसका कलर कैसा कर दिया, रेडिश ब्राउन कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है याद करना होगा आपको, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये दिखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है, ये प्रिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन है जिसको इसको उतारना है, उतार लीजिए। मैं इसको मिटाने वाला हूं, 1 2 3 मिटा रहा हूं मैं इसको, जल्दी जल्दी मिटा रहा हूं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट ग्राफ के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉर ए सर्टेन प्रिज्म व्हाट इज द ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी आपको एक प्रिज्म दिया गया है, ये है हमारे पास एक प्रिज्म, क्या है हमारे पास, ये है प्रिज्म, एक प्रिज्म है ये हमारे पास, इस तरह से ये है मेरे पास एक प्रिज्म। प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। जैसे ये प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस में इंसिडेंट लाइट जा रही है, टकराया, तो ये लाइट यहां पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बना देते हैं इस तरह से। तो लाइट क्या करता है, रियर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो लाइट क्या करता है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो लाइट को इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन लाइट ऐसे ना जाके ऐसे मुड़ जाएगा ऐसे। फिर ये लाइट जब ये डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाएगा तो ये सरफेस का नॉर्मल ये है, तो ये लाइट क्या होना चाहिए, लाइट इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या होगा, ये लाइट इस तरफ मुड़ जाएगा। ये है, ये जो एंगल बना है नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल, ये फर्स्ट नॉर्मल है और दूसरा नॉर्मल ये है, इसके दरमियान जो एंगल बना है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और प्रिज्म का इस एंगल को हम लोग कहते हैं ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो कॉन्सेप्ट ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस।
अब जो देखिए लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लाइट ऐसे जाना चाहिए था शुरुआत में जब लाइट इसके ऊपर टकराया था, लेकिन लाइट मुड़ करके फिर ऐसे, लाइट ऐसे गया, ऐसे हुआ, फिर ऐसे मुड़ गया, लाइट ऐसे टकराया, सीधा गया, फिर नीचे मुड़ गया लाइट। लेकिन लाइट अगर इस इधर से ये टकरा रहा है, इसका मतलब ये लाइट हमको लग रहा है कि लाइट इधर से आ रहा है। यानी लाइट को शुरुआत से अगर देखिए तो लाइट ऐसे जाना चाहिए था, यहां आना चाहिए था, लेकिन देख रहे हैं कि लाइट ऐसे अगर आया भी तो लाइट ऐसे ही मुड़ गया। तो ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल है, जाना चाहिए था, ये जो एंगल बना है, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितना मुड़ा, लाइट ऐसे जा रहा था, लेकिन यहां देख रहे हैं कि इस तरह मुड़ गया। तो इधर जाने वाला और इधर जाने वाला रे के दरमियान जो एंगल बना है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन उसी को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के दरमियान जो ग्राफ कैसा बनता है। चलिए ग्राफ को हम लोग देखते हैं। ये है मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ डेविएशन, और ये है मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे लाइट प्रिज्म के साथ टकराता है, जैसे ही थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ाते हैं हम, तो डेविएशन हमको देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन काफी हाई हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन धीरे धीरे घटने लगता है। बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे घटते एक ऐसा पॉइंट आता है जब मिनिमम डेविएशन हो जाता है। इसका मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। उसके बाद जैसे ही फिर से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर से जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो बढ़ने लगता है। यानी एक ऐसा पॉइंट आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसा पॉइंट आता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी डेविएशन मिनिमम हो जाता है। उसके बाद फिर से अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ने लगता है। यानी ये एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के दरमियान ये रिश्ता कैसा बन रहा है, ये यू टाइप का ग्राफ बन रहा है। ये यू टाइप का एक ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू टाइप का, यू टाइप का ग्राफ ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो उल्टा है, ये ऐसा है, थोड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हाई है नहीं। उसके बाद जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, ये काफी हाई हो जाता है, फिर बढ़ाते ये घट जाता है, ये मिनिमम आ जाता है, फिर से जैसे बढ़ाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये और बढ़ने लगता है। तो यू टाइप का ग्राफ बनता है, ये उसको हम लोग कहते हैं, ये है एक इसके दरमियान एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के दरमियान ये है एक ग्राफ। ये आपको याद रखना है कि ग्राफ कैसा बनता है इसके दरमियान। इसके दरमियान कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और होता है कि एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, 2i माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसके ऊपर भी एग्जाम में भर के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये जो इंपॉर्टेंट बात था, मैंने आपको सारे बातें बताई। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।